चर्चा करी थी कि साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। और चित्रवृत्तियाँ कैसे बदलती है, जो सामाजिक मतलब जो चित्रवृत्तियाँ बदलती है तो फिर साहित्य भी बदलता है। और चित्रवृत्तियाँ कैसे बदलती है, तो सामाजिक आर्थिक की परिस्थितियाँ बदलती है, राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती है, तो उससे चित्रवृत्तियाँ बदलती है। ये चीज़ें हम आदिकाल से देखते आ रहे हैं। आदिकाल में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, राजनीतिक स्थिति वैसी थी। फिर भक्ति काल में परिस्थितियाँ अलग हुई, सामाजिक परिस्थितियाँ अलग हुई, मुगल शासन हुआ, मुस्लिम और हिंदू संस्कृति का सम्मेलन होने लगा, उससे अलग अलग सूफी काव्यधारा निकल के आई। उसमें फिर किसी ने कहा कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से कतार जनता भक्ति में चली गई है, तो किसी ने कहा कि नहीं, ये एक सतत चलने वाली परंपरा का विकास है। तो कुल मिला के जनता की चित्रवृत्ति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति जैसे जैसे बदलती रही, साहित्य भी बदलता रहा। फिर हम रीतिकाल में आए, तो रीतिकाल में हमने देखा कि एक केंद्रीय सत्ता स्थापित हो गई, युद्ध नहीं हो रहे थे, राजनीतिक स्थिति बदली, सामाजिक स्थिति बदली, तो साहित्य का स्वरूप भी बदलना चाहिए। स्वरूप कैसा बदला कि श्रृंगारिक चीज़ें होने लग गई, दरबारीपन आने लग गया, उनमें सामंती चीज़ें आने लग गई। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि रीतिकाल के बाद भारत में एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हो रहा था। वो परिवर्तन था अंग्रेजों का आगमन, एक विदेशी संस्कृति भारत में आई। उससे कई सारी चीज़ें जन्म ली। विश्व में भी आधुनिकता के विकास हो रहे थे, यूरोप में रेनेसां वगैरह चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ें भारत में फिर बाद में आने लगी। विदेशी शासन के साथ साथ नव जागरण वाली चीज़ें आने लगी। तो उसके स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप हमारे देश का जो हमारे हिंदी साहित्य है, उसमें भी कई सारे परिवर्तन हुए। तो आधुनिकता का विकास इसी तरीके से हुआ कि एक विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति का जो संक्रमण हुआ, तो एक नया साहित्य निकला। उस समय हम देखेंगे कि आधुनिकता के नए नए रूप हमारे सामने आने लगे। आधुनिकता का रूप हमारे राजनीतिक स्थिति में आने लगा, आधुनिकता भाषा में भी आने लगा। हम देखेंगे कि आज जब 1900 के लगभग सॉरी 1800 के लगभग उस समय भाषा का जो हम देख रहे थे कि अभी साहित्य के केंद्र में रीतिकाल तक ब्रज भाषा केंद्र में थी, और ब्रज भाषा साहित्य के केंद्र में इसलिए थी क्योंकि काव्य लिखा जाता था ज़्यादा, और श्रृंगारिकता वाली जब चीज़ें उसमें जुड़ने लगी, और हमने देखा था कि ब्रज भाषा में श्रृंगारिकता को वहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ब्रज भाषा साहित्य की केंद्र में स्थापित हो गई। अब धीरे धीरे आधुनिक विचारों का आगमन हुआ भारत में, प्रेस का आविष्कार हुआ, कई सारी और चीज़ें होने लगी, ईसाई मिशनरी आने लगे। तो उसमें ये हुआ कि जब आधुनिक विचारधाराएं आने लगी, विज्ञान की विचारधाराएं आने लगी, तो उसमें जैसे ब्रज भाषा में वो क्षमता नहीं थी कि वो आधुनिकता के मूल्य को वहन कर सके। गद्य वाली चीज़ें जब बढ़ेगी तो कविता वाली जो भाषा है वो उसके लिए इतनी सक्षम नहीं रहेगी। तो हम आधुनिकता में देखेंगे कि ये दोनों भाषाओं का भी द्वंद्व होता रहेगा। तो इसी तरीके से रीतिकाल समाप्त होकर आधुनिकता के साथ आधुनिक जो हिंदी साहित्य का भी आधुनिक जो काल है वो उसी के साथ शुरू हुआ, जब भारत में आधुनिकता आई। तो आधुनिक काल, हाँ, तो अभी हमारा रीतिकाल हो गया, आधुनिक काल देखेंगे। तो आधुनिक काल के लिए जो पृष्ठभूमि में अभी चर्चा करी, तो इस चर्चा से हम ये तो स्पष्ट हो गया कि आधुनिक काल में कई सारे हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, साहित्य की अलग अलग विधाएं देखने को मिलेगी, अलग भाषा देखने को मिलेगी, साहित्यिक प्रवृत्तियों में कई सारा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आदिकाल को हम देखेंगे कि हमने जब इतिहास काल विभाजन किया था, तब हमने देखा था काल विभाजन की समस्या में कि हम आधुनिक काल तक तो आ गए थे। उसके बाद हमने देखा था कि आधुनिक काल को विभिन्न खंडों में विभाजित करना एक समस्या थी, और दूसरी समस्या ये थी हमारे सामने कि अभी तक जो अभी साहित्य लिखा जा रहा था वो पद्य ही था, गद्य नहीं था। पर आधुनिक काल में गद्य का विकास होने लगा, तो गद्य का फिर अलग से विभाजन होगा। तो आधुनिक काल को हम देखेंगे। अभी तक हमने कविता वाली सारी चीज़ें करी, काव्य वाली, इसके बाद इसमें दोनों ही आएगी आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल को हम जब कविता वाले में डिवाइड करेंगे, पद्य में डिवाइड करेंगे उपखंडों में, ये तो आपका मूल खंड हो गया आधुनिक काल। ये आप लगा सकते हैं 1800 या 1850 से अब तक। इसके अंदर पहला होगा हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग ये आपका 1850 से 1900 तक रहेगा। भारतेंदु युग के बाद होगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग होगा आपका 1900 से 1916 तक।
इसके बाद होगा छायावाद। छायावाद होगा आपका 1916 से 1936। जब हम साहित्य का काल विभाजन देख रहे थे तब मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि यहाँ पे आप ईस्वी सन में ध्यान रखिएगा। अभी तक तो हम लगभग 100-200 साल में साहित्यिक प्रवृत्तियाँ बदल रही थी। हाँ, हमने ये देखा था कि अब 10-15 साल में ही साहित्यिक प्रवृत्तियाँ बदलने लगी और इससे फिर कालखंड विभाजन थोड़ा सा मुश्किल होने लगा। और जो कालखंड विभाजन भी हुआ तो किसी एक विशेष घटना के बाद हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जो ईस्वी सन 1916, 1936 ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक विशेष घटना के बाद हुआ। जैसे हमने देखा था कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, तो उसके साथ यहाँ पे प्रगतिवाद शुरू हो जाएगा। 1936 से 1992 फिर प्रयोगवाद हो जाएगा शुरू। 1952 नई कविता, 1952 या 54 भी बोला जाता है इसको, 1972 तो देखिए आप समकालीन कविताएं, समकालीन कविता या साहित्यिक कविता ही होती है। साहित्यिक कविता इसके अंदर आप देखेंगे कि जनवादी कविताएं, जनवादी कविता और कविता, इस तरीके से कई सारे आंदोलन चलेंगे कविता के। तो ये सारा डिवीजन आधुनिक काल में हमने पद्य वाला देखा है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, साहित्यिक कविता, साहित्यिक के अंदर ही है जनवादी कविता और कविता। जनवादी, हाँ जनवादी कविता। और कविता के बाद में नवगीत, हाँ ये भी एक विशेष प्रकार की काव्य आंदोलन था, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। तो ये है हमारा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के उपखंडों का, पद्य वाले उपखंडों का काल विभाजन। उनको फिर हम अलग अलग पढ़ेंगे, भाषण युग की क्या विशेषताएं, द्विवेदी युग की क्या विशेषताएं, क्या योगदान है इनका। और जो गद्य वाला विभाजन है वो तो हमने देखा था कि प्राय रचनाकार को केंद्र में रख के किया गया है, तो वो तो आपने देखा है, उसके हम अलग से चर्चा करेंगे। जो हमने देखा था कि उपन्यास का काव्य है, गद्य के विधान को हम बोलते, उपन्यास का नाटक का आपका कहानी हो गया, निबंध हो गया, आलोचना हो गया। तो हमने देखा था उपन्यास में प्रमुख हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद। आलोचना में हमने देखा था प्रमुख थे शुक्ल जी, तो शुक्ल जी को केंद्र में रख के विभाजन किया था पूर्व पश्चात वाला। इस तरीके से नाटक में हमने देखा था कि प्रसाद थे केंद्र में, तो प्रसाद को आधार मान के करा था। फिर उसमें समस्या हुई थी कि बाद में भी प्रवृत्तियाँ बदलने लगी थी, तो प्रसादोत्तर को हमने फिर किया था स्वतंत्रता के बाद वाले जो था उसको अलग अलग रूप में किया था, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, आंतरिक उपन्यास, इस तरीके से विभाजन किया था। तो वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। पर ये आपको ध्यान रखना है कि आधुनिक काल से गद्य का विकास भी हो गया, पद्य वाली चीज़ें तो चल ही रही है, तो पद्य का काल विभाजन अलग है, गद्य का काल विभाजन अलग है।